नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक शहरी की बड़ी दर्दनाक वीडियो आपको दिखाएंगे। वो ये कह रहा है, बल्कि बड़े चीखते वो ये कह रहा है कि ये सुथरा पंजाब नहीं है बल्कि खुसरा पंजाब है। ये शहरी कह रहा है। ये वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले इमरान अहमद खान न्यादी, नाज़रीन अगेन गैर मामूली तौर पर इमरान खान एडवांस कर रहा है, अग्रेसिव हो चुका है, मजीद अग्रेसिव हो चुका है। खान कहता है कि लेट्स कन्फ्रंट इट मोर। कुछ फैसले इमरान अहमद खान न्यादी ने किए हैं, ये मुख्तसरन मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद मालिक साहब। मोहम्मद मालिक साहब इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं कि खान ने क्या 3 नए फैसले किए, ये आप खुद ही सुन लें। एक तो उन्होंने फैसला किया है कि 30-35 साल से उम्र के किसी बंदे को टिकट नहीं मिलनी। तो खान साहब ने एक पैगाम भी भेजा अपनी पार्टी को कि आप मुरीदके में एक जलसा करें। अब मुरीदके में तो इस वक्त टीएलपी जलसा नहीं कर सकती। तो ये जब मैसेज आया तो काफ़ी हाथ पाँव फूल गए। खान साहब का हमेशा से स्टांस ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करूंगा, मैं इन पॉलिटिशियन से नहीं करूंगा, इनके हाथ में असर नहीं है। ये नाज़रीन अनबिलीवेबल है। इमरान खान ये फैसला कर चुका है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भी इलेक्शन लड़ेगा, इंतखाबात लड़ेगा, वो 30 से 35 साल का जवान होगा। यानी एक पूरी नई पॉलिटिकल खेप इमरान खान खड़ा करने जा रहा है। यानी वही वाली बात है ना, वो शायर ने कहा था कि मैं यहां पर खुद खड़ा होने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हें बिठाऊंगा और यहां से चला जाऊंगा। इसी तरह का कुछ शेर था, माफ कीजिएगा। तो इमरान खान नाज़रीन अब एक नई पॉलिटिकल क्लास को इमर्ज करवा रहा है। तो वो जो पॉलिटिकल क्लास थी नाज़रीन मादी की, भुट्टो के दौर से शुरू हुई थी, या कहा जा रहा था हम भुट्टो के दौर के हैं, या हम ज़ियाउल हक के दौर में, अयूब खान के दौर के हैं। वो जो मोहतरम हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें व्हील चेयर्स के अंदर लाकर बिठाया जाता था, जिनके सेहत के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इमरान खान कह रहे नहीं। सोहेल आफरीदी जैसे नए नौजवान, नई नस्ल, पूरा एक नया पॉलिटिकल ढांचा इमरान अहमद खान न्यादी खड़ा कर रहे हैं। फिर नाज़रीन मुरीद के में जलसा, मुरीद के में जलसे का मतलब यह कि नाज़रीन वहां से अभी भी खून की वो जो बू है वो आ रही है, वहां पर अभी भी वो सुलग रहा है। अभी भी नाज़रीन वहां पर जो कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है वो अभी भी खौफ में है। अभी भी नाज़रीन मुरीद के अंदर कोई मुस्कुरा नहीं रहा, किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं आ रही। वहां पर जो हालात बने हैं उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो खान ये कह रहा है कि भाई जाओ केओस के अंदर, हार्ट ऑफ केओस, जहां पर बिल्कुल असल लावा है, वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। तो ये अनबिलीवेबल फैसले हैं। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम नवंबर में इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। नवंबर, सर्दियां, 26 नवंबर, बहुत दर्दनाक पाकिस्तान की 78 साल तारीख की एक तारीख, बहुत खौफनाक तारीख है नाज़रीन। लेकिन जुनैद अकबर ये कह रहे हैं कि भाई हम नवंबर में इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। जुनैद अकबर को सुन लें। नवंबर से पहले निकले हो सकता है नवंबर में, लेकिन हमारे पास चूंकि सारे ऑप्शन खत्म हो रहे और रियासत ने हमें दीवार से लगाया है, तो हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है। इसके नहीं कि इसके अलावा भी हमारे है कुछ ऑप्शन पे हम बात हो रही, लेकिन ये इसमें है कि हमें दोबारा एहतजाज पे जाना है। उसकी तरीकाकार, उसकी जगह, ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। नाज़रीन सिद्दीक जान साहब के मुताबिक इमरान खान ने सोहेल आफरीदी को यह कह दिया कि तुम दबाव बढ़ाओ, मजीद दबाव बढ़ाओ, खुलकर खेलो, अग्रेसिव होकर खेलो, अपनी मर्जी की काबीना चूज करो, अपनी मर्जी के लोगों को चूज करो, अपनी मर्जी के लोगों का इंतखाब करो और खुलकर पॉलिटिक्स करो। मैं तुम्हारे पीछे स्टैंड करता हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, लिहाजा खुलकर पॉलिटिक्स करो। सिद्दीक जान साहब को सुन है कि इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी को यह पैगाम भिजवाया है कि आप दबाव बढ़ाते चले जाएं। और सोहेल आफरीदी इस हवाले से जो उनकी हिकमत अमली है वो भी बड़ी वाज़ेह है। आपने देखा कि सोहेल आफरीदी जो है उन्होंने जो पहली तकरीर की वो इंतहाई जारहाना थी। और सोहेल आफरीदी इमरान खान साहब के इतने वफादार खिलाड़ी हैं कि जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरह से धमकियां दी गई, किस तरह से वज़रा आके बैठ गए और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन सोहेल आफरीदी को अब वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। अब नाज़रीन ज़ाहिर है दूसरी तरफ भी एक गुस्सा मौजूद है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। और दूसरी तरफ का गुस्सा ये है नाज़रीन के मुनीफ फारूक साहब ये कह रहे हैं कि महसूस किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तजुर्बा किया गया है सोहेल आफरीदी की सूरत में, ये ठीक नहीं है। और इसके लिए चाहे आने वाले टाइम में किसी भी लेवल पर हमें जाना पड़ा, हम जाएंगे और फिर इसका नुकसान होगा और नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये आप मुनीफ फारूक साहब को सुने। वो ये है कि क्या सूबा इस तरह के तजर्बों से चल सकता है जहां पर रोज वहां पर शातें हो रही हैं पाकिस्तान की फौज की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, क्योंकि इस बात का इजहार एक नहीं बल्कि कम से कम 3 मौकों के ऊपर खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया है। और एक तो एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी और गन्नापुर साहब को एड्रेस करते हुए कहा है कि आपकी गवर्नेंस के गैप्स को हम अपनी शहादतों से ब्रिज कर रहे हैं, बट ये सिलसिला तक इस तरह नहीं चलेगा, यू हैव टू स्टेप अप। लेकिन अगर यही सिलसिला रहा तो इस सोच पुल आउट नहीं कर सकते कि मे समटाइम डाउन द लाइन में पुल द प्लग ऑन केपी गवर्नमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग नाज़रीन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेज आने वाले दिनों में आने वाले। अल्लाह करे नाज़रीन मुल्क आगे बढ़े, हम सब मिलकर बैठे हैं, तमाम सूबे भी हम ही हैं, सारे लोग भी हम ही, हमने आगे बढ़ना है और उसके लिए कलेक्टिव सबने बैठना है, तभी जाकर चीजें ठीक होंगी और आगे बढ़ेंगे। सोहेल आफरीदी ने सबसे पहले नाज़रीन जो हेड ऑन लिया मोहसिन नकवी साहब को लिया। मोहसिन नकवी साहब की वो 3 गाड़ियां, वो जरा खड़े हैं और ब्यूरोक्रेसी को बुलाकर वो गाड़ियां हवाले कर दी गई। सोहेल आफरीदी ने वो गाड़ियां उसी तरह से उठाई और वापस भेज दी कि भाई मुझे वो गाड़ियां नहीं चाहिए, मुझे वो गाड़ियां नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन नाज़रीन 1 लाख प्लस पुलिस ऑफिशियल्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी उनके पुलिस ऑफिशियल्स ने,
ان کے معزز پولیس کے اداروں نے ناظرین سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے اندر قربانیاں دی ہیں، اور اس کے بعد محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ گاڑیاں جو 15 سال پرانا ماڈل ہے، جو استعمال ہو چکا ہے، جو بالکل ختم ہو چکا ہے، یہ 3 گاڑیاں دے کر ایک توہین کی جا رہی ہے، تضییق کی جا رہی ہے، چونکہ اس کی ویڈیو پیغام میسیجز سب چیزیں جاری کی گئی ہیں۔ شاہد خٹک صاحب نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی ہے، یہ سن لیں۔ آپ بتائیں ایک صوبہ جس کی پولیس فرنٹ لائن سے امن و امان کے لیے لڑ رہی ہے، امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، کیا وہ یہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ آپ 76 ماڈل کی وہ پرانی گاڑیاں جو کباڑ ہے یا جن کو آپ نے آکشن کرنا تھا، بیچ دینا تھا، آپ جب آپ کسی کام کی نہیں رہی آپ نے کے پی کو دے دی، کیونکہ ہم آپ کو آپ اتنا ہمیں کم تر سمجھتے ہیں؟ انہی 3 گاڑیوں کے بارے میں ناظرین ٹویٹ کیا ہے بلوچستان کے سی ایم نے، اور محسن نقوی صاحب نے یہ 3 گاڑیاں بلوچستان بھیج دی ہیں۔ چلے اللہ کرے بلوچستان استعمال کرے ان گاڑیوں کو اگر ہو سکتی ہیں، اور یہ بلٹ پروف گاڑیاں، لیکن بہرحال کے پی کے نے ناظرین انہیں لینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے کہ جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک تو دینے کا، آپ صوبے کی گورنمنٹ سے بات چیت کریں، آپ صوبے کے لوگوں سے جو حکومت ہے ان سے بات چیت کریں، لیکن آپ نے بیوروکریسی کو بلا کر، آپ نے پولیس آفیشلز کو بلا کر آپ نے گاڑیاں ان کے حوالے کر دی اور گاڑیاں واپس بھیج دی گئیں۔ اب ناظرین کچھ اور خبریں ہیں جو کہ انٹرنیشنلی بھی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ بی بی سی کی ناظرین خبر ہے، اور اس کے مطابق بنگلہ دیش میں عدالت کا 15 حاضر سروس فوجی آفیسرز کو جیل بھیجنے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ ہمارا ہی ایک الگ ہوا ملک ہے ناظرین، ہمارا ہی دوسرا بازو ہے بنگلہ دیش۔ بڑی ایک دردناک اس کے حوالے سے بھی ہماری ایک تاریخ رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں عدالت کا جبری گمشدگیوں میں ملوث 15 حاضر سروس فوجی آفیسرز کو جیل بھیجنے کا حکم۔ بنگلہ دیش میں بین الاقوامی جرائم کے ٹریبیونلز نے جبری گمشدگیوں سمیت انسانیت کے خلاف مختلف جرائم کے مقدمات میں نامزد بنگلہ دیشی فوج کے 15 آفیسرز کو گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ ناظرین بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے۔ اب پنجاب کے اندر ناظرین جو ظاہر ہے اسموک کا سیزن ہے، اور اس کے اندر پنجاب کا تو خیر اتنا رول نہیں ہے، لیکن انڈیا کی جانب سے جو ہوائیں آتی ہیں پنجاب کی جو پوری کی پوری وہ جو ایئر کوالٹی ہے اسے خراب کر دیتی ہیں، اس کے لیے ناظرین اسموک گنز بھی لائی گئی ہیں۔ لیکن جو ستھرا پنجاب ہے ناظرین، مختلف پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے ایک شہری کی گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ شہری کیا کہہ رہا ہے یہ آپ سن لیں۔ ਇਹਨੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖੁਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਗ کرਤਾ। 2 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, 2 ਮਾਹ ਦੀ سیلری وہ بھی نہیں دے رہا۔ اب ناظرین پنجاب کے اندر اسموک ٹرکس لگائے گئے ہیں، اسموک گنز۔ اچھا ایک تو سمجھیں کہ اسموک بنتی کیوں ہے ناظرین، یہ جو اب ایئر کوالٹی خراب ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر یہ جو دھواں گاڑیاں اور پھر جو بہت ساری باقیات جو جلائی جاتی ہیں پنجاب کے اندر، انڈین ہو یا پاکستانی ہو، اس کی وجہ سے یہ ہوا خراب ہوتی ہے۔ لیکن ان کے جو ٹرکس لائے گئے ہیں وہ اٹ سیلف ناظرین انہی فوسل فیولز کو استعمال کر رہی ہیں، یعنی اسی طرح کی ایک گندگی ہے جو ہوا میں چھوڑتے ہیں، جس کے بعد جا کر ناظرین ایئر کوالٹی اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کے اوپر ایک کمنٹ کیا ہے یہ ڈاکٹر فہد سید صاحب نے، یہ سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسموک جو ٹرکس لائے گئے ہیں اسموک کو ختم کرنے کے لیے 20% زیادہ خراب کر رہے ہیں ایئر کوالٹی کو۔ یہ سنیں آپ۔ آدھے گھنٹے بعد تقریباً 25 سے 30 منٹس کے بعد اس نے AQI انڈیکس 15 to 20% خراب کیا، مطلب مزید یعنی کہ بہتری کرنے کی بجائے مزید خرابی۔ انہوں نے اس نے 15 to 20%، یہ چائنا میں ہوئی تھی اسٹڈی، اور انہوں نے دیکھا یہ اس نے مزید خراب کیا کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں اس میں، آرگینک میٹر ہے، اس نے اپنا رول پلے کیا۔ تو ابھی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، I mean we are not too far away۔ اب ناظرین کل ایک اور خبر آئی جہاں پر امپیریل کالج یونیورسٹی نے باقاعدہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کوئی بھی کیمپس نہیں شروع کرنے جا رہے۔ حالانکہ اس سے پہلے پنجاب گورنمنٹ، مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کے سوشل میڈیا، ٹی وی کے اوپر اشتہارات چلے کہ امپیریل کالج لنڈن پاکستان کے اندر آ رہا ہو، 300 بیڈ کا ہسپتال بنانے لگا ہے۔ لیکن کل انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا بھائی ہم برطانیہ سے باہر نہیں جاتے، ہم ادھر ہی ہیں، لہٰذا یہ جو بھی خبریں دی جا رہی ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں اور ان کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اور جو اسلام آباد کے اندر اور پورے پاکستان میں محسوس کی جا رہی ہے کہ NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی پاکستان کا پرومیننٹ ایک ادارہ ہے اور باقاعدہ سے ایک سٹرکچرڈ ادارہ ہے، نیا ادارہ بنایا گیا ہے۔ اس کے آفیسرز ناظرین غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان کے بارے میں ریاض الحق صاحب کچھ انکشافات کر رہے ہیں کہ یہ جناب FIA ایک تو ایئرپورٹ کے اوپر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی اور سمگلرز اور ٹریفکرز اسلام آباد ایئرپورٹ سے مختلف ایئرپورٹ سے نکلتے رہے۔ پھر ناظرین منصور علی خان صاحب نے اس کے اوپر ویلاگ کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی انویسٹیگیٹو ایجنسی کے ایک انویسٹیگیٹو آفیسرز نے ڈکی بائی سے 1.5 کروڑ روپے رشوت لی ہے
اور 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत ली, और ज़ाहिर मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान की इन सारे मामलात को देख रही थी, और वो इस सारी चीज को अब मजीद अंडरस्टैंड कर रही है या इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जनाब असल में ये खांचा क्या मारा गया है। तो एक नाजरीन एजेंसी जिसे क्राइम रोकने के लिए बनाया गया, वो खुद रिश्वत लेकर क्रिमिनल्स के लिए रास्ता निकाल रही थी। रियाजुल हक साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले ये सुन लिया। तो जब इंक्वायरी शुरू हुई, सारा कुछ, तो पता चला कि सिस्टम के अंदर से बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद रिपोर्टेडली पैसों के एवज जो है कुछ लोगों को जाने दे रहे हैं। तो सर उसका ये साइबर क्राइम एजेंसी से अब क्या मैं बताता ताल्लुक है? हूँ कि चूंकि एफआईए है, तो एफआईए के अंदर ही फिर एनसीसीआईए एफआईए के अंदर आ जाता है, वो साइबर क्राइम को देखता है। तो साइबर क्राइम के इसी तरह देखा देखी साइबर क्राइम के जब से क्रिप्टो करेंसी के मामलात हुए, फिर ये ऑनलाइन ट्रांसफर्स और ये सारी चीज़ें हुई, तो उसमें धोखे फ्रॉड बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। तो ऐसे बहुत से नाम सामने आए, बड़े बड़े ऐसे नाम थे। अब नाज़रीन, अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई 5 नंबर कोट कर रहा है कि 5 एनसीसीआईए के ऑफिसर्स गायब हैं, कोई 7 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है। एनसीसीआईए के जो पाकिस्तान की एजेंसी है साइबर क्राइम को काउंटर करने के लिए, उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी एजेंसी के टॉप ऑफिशियल्स, बेशुमार ऑफिशियल्स, आधे दर्जन से ज्यादा गायब हैं, मिसिंग है, और उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ज़ाहिर है 26वीं आईनी तरमीम सबके गले की हड्डी बनी हुई है। साकिब बशीर साहब ट्वीट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आईटी सिस्टम बैठ गया है। 26वीं आईनी तरमीम की बराह रास्त समाअत के दौरान तस्वीर तो देख सकते हैं, आवाज नहीं आ रही, यानी तस्वीर देख सकते हैं, आवाज नहीं आ रही। और बहुत सारे केसेस में, या एहसन भाई साहब की वीडियो देखें, वो शेयर कर रहे हैं कि आवाज तो आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। पहले ये वीडियो देख लें। Right? Yes. So then that bench, this bench is now reading 191A and read. अब नाज़रीन, ये आईटी वाले जो मामला थे, ये पहले ठीक करने वाले आईटी के बंदे बैठे होते हैं। हमारा छोटा सा ऑफिस है, आईटी के 2-3 बंदे यहां पर नाज़रीन बैठे रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव समाअत हो रही है, लाइव प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा मामला है। लेकिन उसकी आईटी सिस्टम नाज़रीन बैठ गया है। हसनात मलिक साहब लिखते हैं कि सीनियर वकील अकरम शेख की एंट्री के बाद आईटी सिस्टम ने बैठना ही था, और अकरम शेख साहब नाज़रीन वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये यजीदियत है, और मैं इसके ऊपर बैत नहीं करूंगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।